हाय स्टूडेंट, आई होप आप लोग काफी अच्छी तरह पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिनके बोर्ड एग्जाम पेंडिंग है और जिनके इंट्रेंस एग्जाम अभी पेंडिंग है। और कुछ स्टूडेंट वरी होंगे कॉलेज एडमिशन रिगार्डिंग, राइट? तो कोई वरी की जरूरत नहीं है। अगले 1 आवर हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज का टॉपिक है व्हाट आर द टॉप 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी। तो कौन से 30 वो पैरामीटर्स है जब भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करते हो, उस पॉइंट्स को आपको अपने कीप इन माइंड में रखना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम प्रतीक कुमार भौमी, को फाउंडर ऑफ रिव्यू अड्डा। रिव्यू अड्डा इज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज एडमिशन, जहां हम लोगों ने अभी तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग कर चुके हैं। काउंसलिंग मतलब स्टूडेंट को गाइड करना कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम्स उनके लिए बेटर है, कौन सा कोर्स, कौन सा करियर, कौन सा कॉलेज, और इवन कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी जब वो पास आउट होते हैं उनके लिए बेस्ट फिट है। So Review Adda started in 2015 with me and my co-founder राहुल जैन। हम लोगों ने अभी तक करीबन, मतलब इन इंडिया में बात करें, 80 लाख स्टूडेंट हर साल कॉलेज एडमिशन में कंफ्यूज होते हैं। उसमें से हम 2 लाख स्टूडेंट को अभी तक, हम लास्ट 5 years में हम लोगों ने अभी तक उनको काउंसलिंग सर्विस दी है। तो आज काफी स्टूडेंट का टॉपिक था, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी क्वेश्चन आए, तो सभी ने पूछा कि सर क्या हमें पैरामीटर्स देखना चाहिए वाइल चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से पैरामीटर देखना चाहिए। बिकॉज हम लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी एनआरएफ की रैंकिंग होती है, नेट की रैंकिंग होती है, कोई उनके क्राइटेरिया क्या होता है। तो उसी को देखते हुए हमारी एक्सपर्ट टीम ने और काफी रिसर्च किया, उस पर हम लोग आए, लेकर आए हैं 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहां आपको कीप इन माइंड में रखना है वाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और आप खुद अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट। So let's get started. तो 30 इंपॉर्टेंट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर आता है, कभी भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसमें पॉइंट आता है कि फैकल्टीज। तो फैकल्टी किसी भी यूनिवर्सिटी का बैकबोन होता है। बिना फैकल्टी के कोई यूनिवर्सिटी रन नहीं कर सकती, चाहे वो डिस्टेंस हो या रेगुलर हो। तो फैकल्टी इज द बैकबोन। उस फैकल्टी में आप क्राइटेरिया कर सकते हैं कि फैकल्टी का क्वालिफिकेशन क्या है। काफी जगह हम लोग का फैकल्टीज तो है, बट उनकी डेजिग्नेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर उनको दिया जाता है जो एमटेक के, जिनके पास मास्टर डिग्री है। उससे सीनियर पोजीशन जो होती है वो होती है एसोसिएट प्रोफेसर की, एंड देन पीएचडी। तो आपको ये क्राइटेरिया करना है उस यूनिवर्सिटी में कितने पीएचडी प्रोफेसर है, यानी उनके नाम क्या है, डॉक्टर होना जरूरी है, कितने एसोसिएट प्रोफेसर है। एसोसिएट प्रोफेसर दे आर आल्सो लाइक पर्सन अपना पीएचडी वो कंप्लीट कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, बट दे आर कमिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस जो है 3 से 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर है। कोशिश ये कीजिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर को आप थोड़ा सा भी इग्नोर करें। एसोसिएट और पीएचडी प्रोफेसर कितने हैं ये बहुत, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीट रेशो। व्हाट इज सीट रेशो? हर यूनिवर्सिटी में यूजीसी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर काफी स्टूडेंट कहते हैं सर पब्लिक यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, डीम्ड है, क्या इसमें इनटेक 60 सीटी क्यों होता है, कि इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? अगर इनके पास इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी है जिनके पास सीट्स बहुत ज्यादा है, एप्लीकेशन बहुत कम है। तो हर यूनिवर्सिटी के यूजीसी की गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को सीट मैच करना है। इसकी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट एक जाती है हर साल कि हम कितना सीट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और कितनी सीट हम डिक्रीज कर रहे हैं। बिकॉज आपका जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 60 सीट्स होती है या 120 से ज्यादा तक नहीं हो सकती। उसके अकॉर्डिंग आपको इंफ्रा भी चाहिए, फैकल्टी चाहिए। तो आप ये देखिएगा सीट रेशो, यानी बहुत सी यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो काफी प्रमोट करते हैं कि हमारे पास जो सीट्स है, मतलब इनटेक है, बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन 2000 3000। पर एक्चुअल एडमिशन जब देखा जाता है तो उसमें सिर्फ 1500, यानी 50% जो है एक्चुअल एडमिशन हुए हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि सीट रेशो उसमें कितना है। और काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है जो काफी भी इमर्जिंग है, जिनकी सीट रेशो 3000 है, बट वो भी फुल हो जाती है। तो सीट रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल एडमिशन कितना है और इनटेक उस यूनिवर्सिटी का कितना हुआ है। थर्ड आता है स्टूडेंट फैकल्टी रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं
अगर कैंपस में ज्यादा भीड़ है तो मुझे लगता है पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और समटाइम इसका एक डिसएडवांटेज भी है। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो गाइडलाइंस यूजीसी कहती है, नैक, एनआरएफ और हमारी रिसर्च रिपोर्ट भी, इवन इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट भी जो कहती है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 15 to 20 फैकल्टी है एक स्टूडेंट पे, यानी 1:20, तो ये बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है। बट अगर 30 से ऊपर है तो आप समझ जाओ कि आपको कैसे टाइम मिलेगा। तो अवॉइड करें कि 30 से ऊपर वाले जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में अगर वो 30 से अबव जाता है, वहां पर आप अवॉइड करें। कोशिश कीजिएगा कि 15 to 20 इज अ गुड स्पॉट, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में आप ज्वाइन करें। तभी आपने देखा कुछ नई यूनिवर्सिटीज जो आती है उनके पास का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता, पर उनकी फैकल्टी औसम रहती है और फैकल्टी टीचिंग रेशियो बहुत कम रहता है। उससे क्या होता है कि आप अपना टाइम स्पेंड कर पाते हैं, उनसे पर्सनल इंटरेक्शन कर पाते हैं, तो आप टाइम डिवोट कर पाते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रोफाइल ऑफ एलुमनाई, यानी जो स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उनका प्रोफाइल क्या है। वो आज, अगर आज 2020 है तो वो आज के डेट में वो क्या प्रोफाइल है। क्या उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है, क्या वो फॉरेन में अपनी एमएस डिग्री कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या वो फिर किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या उन्होंने कोई अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है, या वो जो भी है अपना एमबीए में भी, अगर ज्यादा मैं देखता हूँ जो यूजी लेवल में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं वो इधर एमबीए के जाते हैं, तो एमबीए भी प्रोफाइलिंग क्या वो टॉप टीयर ए बिजनेस स्कूल से एमबीए कर रहे हैं, तो वो एलुमनी एलुमनाई का प्रोफाइल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप देखिए कि उस कॉलेज में आज, जैसे एग्जाम्पल IIM अहमदाबाद, आईआईटी, हम सारे स्टूडेंट इनके पीछे, लेडी श्रीराम कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इनके पीछे क्यों जाते हैं? बिकॉज इनके जो एलुमनी का प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। कोई आज किसी कंपनी में जीएम है, कोई सीएमडी है, मे बी कोई एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या कोई सक्सेसफुल मे बी एक सेलिब्रिटी है, राइट। इसलिए वो एलुमनी का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है हमारे इंपॉर्टेंट, नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हर स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट है तो क्या वो कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, क्या आपके पर्सनल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, या आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ऑडिटिंग की, उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि टॉप अकाउंटिंग फर्म जिसको कहा जाता है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉयट, क्या इस तरह के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वो यूज करते हैं, क्या आपकी यूनिवर्सिटी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, नहीं देती। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। आप जितना भी आप एक क्लासरूम में आप पढ़ ले, जब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा तो आप अपने को ग्रूमिंग नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका लास्ट सेमेस्टर के आसपास के यूज होता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लेबोरेटरीज, खासकर इंजीनियर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबोरेटरीज, कि आपकी लेबोरेटरीज क्या है। रिव्यूटर की टीम, अभी कुछ यूनिवर्सिटी में हमने एक रिसर्च किया था और काफी हमने ऑडिट ऑडिट किया जब हम रेटिंग पैरामीटर देते हैं, तो काफी यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरीज में हमने देखा जो मशीनरी है वो आज से 6-8 साल पुरानी वाली मशीनरी है। मतलब उसका इंडस्ट्री में कोई लेना देना नहीं है। बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनकी लेबोरेटरी अप टू दी मार्क, मतलब आज अगर इंडस्ट्री 4.0 है उसके अकॉर्डिंग क्या मशीनरी चाहिए वो उस लेबोरेटरी में है, वहां पर उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो लेबोरेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप साइंस का स्टूडेंट है। बट अब स्टूडेंट कहना कि सर अगर हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, अगर हम बीबीए है या बीएससी एग्रीकल्चर है, एमबीए, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए इंपॉर्टेंट करता है वर्कशॉप। क्या यूनिवर्सिटी आपको वर्कशॉप कंडक्ट करवाती है? क्या उसको मौका देती है कि आप किसी भी वर्कशॉप में आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए कोई गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं, कोई आपको टॉपिक के स्टडी के बारे में बता रहे हैं, तो वर्कशॉप या इंडस्ट्री विजिट करवा रही है। एग्जाम्पल, अगर बीबीए के स्टूडेंट है, बीबीए के स्टूडेंट ज्यादातर मार्केटिंग या एचआर या जनरल मैनेजमेंट जाते हैं, तो क्या वो किसी कंपनी में ले जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इस कंपनी का केस स्टडी क्या है, क्यों ये कंपनी सक्सेस हुई और ये क्यों कंपनी फेलियर हुई। तो सक्सेस को कोई देखता है, फेलियर का भी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगला फैक्टर आता है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट? आपने काफी आई थिंक न्यूज़पेपर में सुना होगा कि मशहूर
एक ब्रिज बनने जा रहा है जिसका प्रोजेक्ट दिया गया है आईआईटी बॉम्बे को, जिसका प्रोजेक्ट दिया है आईआईटी दिल्ली को, जिसका प्रोजेक्ट दिया गया है कोई एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। इट डिपेंड कि कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट उनको मिला है। मैं देख पा रहा हूँ काफी हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के आंसर दूंगा। ये टॉपिक कवर करने के बाद मैं आपके सारे क्यूएनए के आंसर दूंगा। तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या पब्लिक लिमिटेड के प्रोजेक्ट उस यूनिवर्सिटी को कितने मिले हुए हैं। तो उसमें जैसे कि डॉक्टर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेडिकल की बात करें, एक डॉक्टर ही उसको अच्छी तरह टीच कर सकता है क्योंकि उसमें कोई फैकल्टी नहीं होता। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर ही आपको पढ़ाता है, ना कि कोई फैकल्टीज। तो ऐसे ही अगर आपको लाइव कंसल्टेंसी, लाइव इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें आपको काफी ज्यादा आपको एक्सपोजर लर्निंग करने का मौका मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट एक्चुअली है क्या? डाइवर्सिटी इज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट और स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट। तो काफी, तो यूनिवर्सिटी को 4 कैटेगरी में प्रोजेक्ट किया गया है। एक होती है नेशनल प्लेयर, जिसके पास सारे स्टूडेंट आते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट मतलब ऑल इंडिया, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज है जो काफी ऑल इंडिया से स्टूडेंट को रिक्रूट कर पाती है। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि स्टेट लेवल है, मतलब वो सिर्फ स्टेट में ही फेमस है। एग्जाम्पल, वो यूपी में एक फेमस कॉलेज है या आंध्र प्रदेश में फेमस यूनिवर्सिटी है, तो वो वहीं पर ही उस स्टेट या उस रीजन, रीजन भी इंपॉर्टेंट है कि काफी यूनिवर्सिटी क्या होती है उसमें नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट है, काफी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया के स्टूडेंट है, और काफी स्टूडेंट ऐसे जिसमें साउथ के स्टूडेंट है। और फोर्थ फैक्टर आ जाता है लोकल। लोकल प्लेयर मतलब स्टेट के नहीं बट आसपास के जो रीजन, मतलब स्मॉल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है या आसपास सिटी के स्टूडेंट है या टाउन के स्टूडेंट है, वो वहाँ ज्वाइन करती है। तो आप अवॉइड करिए लोकल कॉलेजेस को, और जो आपके स्टेट प्लेयर है कोशिश ये कीजिए कि रीजनल और नेशनल लेवल वाले यूनिवर्सिटी में आप मतलब अपने आप को रखे, बिकॉज यहाँ पर क्या डाइवर्सिटी, यूजीसी गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं और स्टूडेंट सारे स्टेट से आ रहे हैं या मेजर स्टेट से आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी एक पॉइंट में रैंक कर सकती है। और ये शो करता है कि यूनिवर्सिटी की कुछ यूएसपी पॉइंट है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से अपना कम्पिटिटिव एडवांटेज रखता है, यानी वो दूसरे यूनिवर्सिटी से तो डिफरेंट है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है प्लेसमेंट के टाइम, मैं आपको पॉइंट कवर करूंगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट प्लेसमेंट के टाइम पड़ता है। अगला पॉइंट आता है हमारा एकेडमिक रेपुटेशन। एकेडमिक रेपुटेशन का मतलब है कि कल को आप इसे बोलते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, शायद आपके सीनियर हो या आपके फ्रेंड हो, तो कहीं वो ऐसा ना कह दे कि अरे यहाँ पर तो स्टडी करना, यहाँ पर पढ़ाई होती का है, मतलब यहाँ पर तो अगर आप अटेंडेंस भी ना लगाओ तब भी लोगों को पास कर देते हैं। तो एकेडमिक रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ हम कहते हैं कि यार आपकी पढ़ाई यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर इतना ईजी नहीं है एग्जाम क्लियर करना, इतना ईजी नहीं है कि अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हो। तो एकेडमिक रेपुटेशन टू पीयर्स, टू ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसका रेपुटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉय रेपुटेशन। आज अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या एमबी के स्टूडेंट है, क्या कोई टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनी क्या वो आना पसंद करेगी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका रेपुटेशन क्या है? क्या वो ऐसे कहते हैं कि अरे यहाँ के स्टूडेंट को प्लेसमेंट करने में हमें क्या फायदा होगा? आपने कभी देखा भी होगा काफी यूनिवर्सिटी, काफी कॉर्पोरेट कंपनीज वो हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख 40, अभी तो हमने लास्ट ईयर रिसर्च देखा एक यूनिवर्सिटी में, मैं नाम नहीं डिक्लेयर करूंगा, इट्स ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 65 लाख रुपीज का प्लेसमेंट। तो हमारी टीम ने जब रिसर्च किया तो पाया यस 65, तो 45 65 अब ब्रैकेट ये आ चुका है। एक टाइम पे इसे ब्रैकेट गवर्नमेंट के कॉलेज को मिलता था, अब ये प्राइवेट में भी अच्छा, दैट्स गुड। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी इम्प्रूव कर रही है, इवन गवर्नमेंट के भी कुछ कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट मिले हैं। तो एम्प्लॉय रेपुटेशन कि क्या एम्प्लॉयर वहां पर जाना पसंद करेगा, क्या उसको ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे, अगर ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे तो उसके रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रेट बेटर होगा। मान लीजिए एम्प्लॉयर आता है वहां पर सिर्फ 300 स्टूडेंट है और उनको लेना है 30, तो सिर्फ 300 में से 30 है, 10% का एक्सेप्टेंस रेट है, वो कभी नहीं करेंगे। बट अगर 3000 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट लेना है तो वहां पर जाना वो पसंद करेगा एम्प्लॉयर, ताकि उसका एक्सेप्टेंस रेट बेटर हो जाए कि नहीं मेरा 1% का, हम 3000 स्टूडेंट में से हमने सिर्फ 30 स्टूडेंट लिया है, 1% जिसका बेटर कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर का रेपुटेशन। अगला आता है पब्लिकेशन एंड साइटेशन। तो पब्लिकेशन क्या होता है? रिसर्च वर्क होता है
मतलब फैकल्टीज ने कितनी पब्लिकेशंस लास्ट 3 इयर्स में फाइल किया है, राइट? कितने साइटेशन उन्होंने रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट फाइल किया लास्ट 3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन नॉट फॉर द इंजीनियरिंग, ये सारे स्ट्रीम के लिए इसको, आप चाहे बिजनेस हो जाए, चाहे आप लॉ हो जाए, चाहे फार्मा हो जाए, तो कितने पब्लिकेशन और साइटेशन लास्ट 3 इयर्स में फाइल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला आता है पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ये भी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, काफी एडवोकेट हम R&D, बट अब बात करें IIT, आज IIT इतना फेमस क्यों है? बिकॉज वो रिसर्च डेवलपमेंट में इतना प्रोजेक्ट, उनके पास इतना ज्यादा फंड आता है गवर्नमेंट का सपोर्ट, वो R&D में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यूनिवर्सिटी कितना फंड एलोकेट कर रही है R&D में। वो R&D में कर भी रहेगी तो मशीनरी क्या है और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, MIT, बॉस्टन, हार्वर्ड, ये सारे R&D के लिए फेमस है, राइट? यूपेन, जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया बोलते हैं, उस फेमस फॉर द R&D, राइट? वर्ल्ड में तो MIT, इंडिया में तो IIT को कहा जाता है, कभी भी IIT क्रैक होता है तो फर्स्ट चॉइस होती है IIT बॉम्बे के लिए, स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस। बट वहाँ पे भी जो टॉपर है, लास्ट 8 ईयर्स का देखो आप, तो जितने भी टॉपर्स थे सबने ड्रॉप करके मैक्सिमम टॉपर ने MIT ज्वाइन किया, राइट? तो R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हमारी IIT बॉम्बे भी R&D में काफी इन्वेस्टमेंट करती है, नो डाउट। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, इस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इंटरनेशनल फैकल्टी कितना है? एग्जाम्पल, अगर इंडियन या सारे ओके, इट्स ओके तो इंडियन, बट इंटरनेशनल फैकल्टी, वो फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी का मतलब ये नहीं होता कि वो फॉरेनर हो, इसका मतलब ये होता है कुछ ऐसे फैकल्टी जो पहले वहां पढ़ा चुके थे, जिसे आईवी लेड यूनिवर्सिटीज कहा जाता है, वहां पढ़ा चुके थे, उनको छोड़कर अब इंडिया में पढ़ा रहे हैं। तो कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज जहां पर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो काफी सुपर, एग्जाम्पल अशोका यूनिवर्सिटी, OP जिंदल, फ्लेम यूनिवर्सिटीज, BML बंजाल। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो काफी मतलब रिक्रूट किया गया। इवन अभी आंध्र प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है KREA, वहां भी इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो काफी इंक्रीज है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट एक नया बिजनेस स्कूल हम लोग अभी सर्वे कर रहे थे, मास्टर यूनियन गुड़गांव में, इनकी आप अगर फैकल्टी देखोगे सारे इंटरनेशनल फैकल्टी है। तो इस तरह का देखना पड़ेगा, फैकल्टी इंडियन इट्स ओके, बट क्या वो उनका एक्सपीरियंस है, बाहर के आईवी लीग में पढ़ा चुके हैं? तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज को आप डेफिनेटली आप एक कंसिडर कर सकते हैं। अगला आता है जैसे इंटरनेशनल फैकल्टीज, ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो, कितने स्टूडेंट हैं जो बाहर से आए हैं और जो उस कैंपस में अभी स्टडी कर रहे हैं। बट काफी यूनिवर्सिटी इसको थोड़ा सा लूप होल का थोड़ा सा रॉन्ग मिसयूज करती है। वो लोग क्या करते हैं, आपके अफ्रीका, सऊदी अरबिया, यहाँ से स्टूडेंट रिक्रूट कर लेते, तो कहते हैं हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए होंगे, काफी स्मार्ट होंगे, तो उनकी उस यूनिवर्सिटी में काफी अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं। नो, इट्स नॉट ए इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो। इसका मतलब है कि कोई डेवलपिंग नेशन से, अंडर डेवलपिंग नेशन से नहीं, डेवलपिंग नेशन से कोई स्टूडेंट आपके पास आ रहा हो पढ़ने, स्टडी करने, इस मैटर के आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एक प्राउड कर सकते हैं कि यस, दिस इज द राइट चॉइस फॉर मी। अगला इंपॉर्टेंट, हाउ ओल्ड द यूनिवर्सिटी इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी कितना पुराना है और कब फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो आप देखेंगे जैसे अब आज भी IIM, IIT, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी, ये सब पुराने यूनिवर्सिटीज है, राइट? तो ये इट्स अराउंड 1800 में स्टार्टेड हुआ था। IIM की बात करें 1967 में स्टार्ट हुआ, IIM लखनऊ की बात करें 1991 में स्टार्ट हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1800, तो बम्बई यूनिवर्सिटी 1800। तो कितनी ओल्ड यूनिवर्सिटी, जितना ज्यादा ओल्ड रहेगा तो उतना उनका एलुमनी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और उतना ज्यादा उस यूनिवर्सिटी की ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो कितनी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि जो नई यूनिवर्सिटी है उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। बट जैसे हम हर चीज का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तो वन ऑफ द एडवांटेज इज ओल्ड यूनिवर्सिटी का रहता है कि जितना ज्यादा ओल्ड यूनिवर्सिटी रहेगी, अगर उसका आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। देन अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है परसेंटेज ऑफ वुमेन स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट या गर्ल वुमेन फैकल्टी का रेशो क्या है, परसेंटेज क्या है। तो अगर कोई पेरेंट्स अपने डॉटर को वहां भेज रहे हैं तो इसका मतलब वो सेफेस्ट कैंपस फील करते हैं। तो इट शोज कि वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और वो सेफेस्ट कैंपस है इंडिया में। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन स्टूडेंट फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि उसमें रेशियो क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि 50-50, बिकॉज इंजीनियरिंग में मैक्सिमम जो वॉल्यूम होता है वो आपका एक बॉयज का होता है, राइट?
और मेडिकल की बात करें वहां पर एक वॉल्यूम रहता है गर्ल्स का, बट स्टिल अगर 30-70 है इट्स गुड, इट्स मोर देन 30 सुपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है जो कि हम सबसे एक पर्सन टच है, वो है स्पोर्ट्स। चाहे आप लोग स्कूल्स में हो, इवन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स का मतलब यही नहीं कि फिजिकल एक्टिविटीज वाले स्पोर्ट्स, आप इंडोर स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किस तरह का इंफ्रा बना हुआ है, बिकॉज जब आप यूजी एडमिशन देख में जब आप लुक करते हैं तो 17 टू 18 ईयर्स की इस ब्रैकेट में आपका एक बॉडी एक शेप लेता है, राइट। तो इसमें आप जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करता है वो यूनिवर्सिटी, राइट। क्या आप उसके रिकॉर्ड बुक में या फेम बुक में आपका नाम आता है कि और बेस्ट कैप्टन, और काफी ज्यादा आपने अवार्ड उस यूनिवर्सिटी को आपने विनिंग करवाया है, राइट। तो स्पोर्ट्स बहुत मैटर करता है, और जरूरी नहीं कि क्रिकेट हो। स्पोर्ट्स में हम जब क्रिकेट फुटबॉल नो, लॉट ऑफ इंडोर गेम, स्क्वायर्स है, टेबल टेनिस है, राइट। तो स्पोर्ट्स मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किसमें इंटरेस्ट, किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट रखता है परफॉर्मिंग आर्ट, और इधर यू कैन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। देखिए जरूरी नहीं है, आज अगर अरिजीत है, आई थिंक आप हम सभी के फेमस सिंगर है, तो अरिजीत ने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, या हमारे सोनू निगम ने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन अगर सोनू निगम से इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट हम करवा देते या यूनिवर्सिटी करवा देती, तो लगता है आपको बेस्ट एक ही बन पाते, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट, क्या यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है नर्चर करने का, कि जो टैलेंट है अपार्ट फ्रॉम स्टडी, क्या वहां पर अपना करियर बन पाओ। काफी यूनिवर्सिटी है जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में ध्यान देती है। आपने देखा काफी एक्टर्स है वो आई थिंक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके उन्होंने एक्टिंग में स्टार्ट अपना कर दिया अपना करियर, राइट। तो आपने सुना होगा इंडिया के फेमस एक बॉलर अश्विन। अश्विन पहले कॉग्निजेंट में वर्क करते थे, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनका उनका बट उनका जो पैशन था वो था क्रिकेट के लिए, और उन्होंने काफी अच्छे अच्छे करिकुलम एक्टिविटीज अपने ये कॉलेज के लिए किया था। आज वो फेमस बॉलर है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, आप कीजिए। मतलब ये रिकमेंडेशन, तो मेरा एक्सपीरियंस जब मैं बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, मैं पर्सनली खुद अभी तक मैं 7,000 बच्चों का मैंने काउंसलिंग लास्ट 8 ईयर्स में मैंने खुद कर चुका हूँ, राइट, 1-to-1। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स इज वेरी मैटर। तो वो आपको कहीं पे सेव कर देता है। आप अगर कहीं यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जाते हैं फॉरेन में, तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिपोर्ट में ये भी देखते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो जरूरी नहीं है कि आप हो सकता है आप टॉपर हो, बट व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम स्टडी। अगला पॉइंट आता है पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट क्या मतलब, उस यूनिवर्सिटी ने कितने पेटेंट फाइल किए हैं। आपने काफी न्यूज में सुना होगा, एग्जांपल जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, राइट। अभी काफी यूनिवर्सिटी, बायोटेक यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटी सब रिसर्च कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी ने इसका कोई भी एक मेडिसिन निकाला, राइट, तो उस केस में उसको पेटेंट वो यूनिवर्सिटी करेगी कि दिस इज आवर पेटेंट, हमने इस पर रिसर्च किया है, हमने हमारे स्टूडेंट रिसर्च किया है। तो उस यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आपको देखना है कि कितने पेटेंट, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल पे आप जा रहे हैं, कितने पेटेंट और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो यूनिवर्सिटी के पास है क्या। अच्छा, इसमें भी 3 कैटेगरी है। काफी यूनिवर्सिटी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती है कि हमारे पास हाईएस्ट पेटेंट है। इसमें 3 कैटेगरी है। फर्स्ट है ग्रांटेड, क्या उसको ग्रांट हो चुका है या नहीं। सेकंड है फाइल्ड, तो काफी यूनिवर्सिटी कहते हैं कि हमने 300 फाइल किया है। फाइल काफी करोगे, जब तक आपको ग्रांटेड या लाइसेंस नहीं मिलेगा तो उसको कोई फायदा नहीं। तो आप फाइल में मत जाइएगा, आप देखिए ग्रांटेड कितने हैं और लाइसेंस कितने उनको मिल चुके हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं रिसर्च के लिए, देख रहे हैं पेटेंट आईपीआर कितने हैं। उसके बाद प्रोफाइल ऑफ करेंट स्टूडेंट, ये बहुत मैटर करता है। होप आप, मेरे ख्याल से आप इंडिया के बेस्ट स्कूल्स में आप अभी स्टडी करते हो, या हो सकता है कि आप खुद एक क्लास टॉपर हो, या इट्स ओके इफ यू आर मेडिकल स्टूडेंट। अगर आप एवरेज या मीडियोकर स्टूडेंट हो, तो आप डिपेंड करोगे आपकी प्रोफाइलिंग, आप किसके साथ बैठोगे। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि हमेशा लोगों को उनके साथ बैठना चाहिए जिनसे लोग सीख पाए, ना कि सिखा पाए। अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो आप गलत जगह बैठे हो। आप किसी सीख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी जो प्रोफाइलिंग स्टूडेंट है, जो आसपास के जो आपको 60 बैच है, वो आपसे कंपेरेटिव एडवांटेज में कितना आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल दे रहे हैं। मतलब वो क्या वो स्टेट टॉपर है, या गोल्ड मेडलिस्ट है, या फिर अगर आपके 65% ओके, डोंट बी रिग्रेट फॉर दैट। अगर आप 65 है, क्या आपके आसपास के बच्चे 75% के एलोकेट में मतलब आते हैं।
अगर आप 65 में पास के सारे बच्चे 55 55 तो आप उनसे क्या सीखोगे? तो प्रोफाइलिंग ऑफ स्टूडेंट मैटर करते हैं, नॉट अबाउट एकेडमिक, उनका बिहेवियर बैकग्राउंड क्या है, किस क्लास से आ रहे हैं, राइट, किस एफिनिटी क्लास से आ रहे हैं, क्या उनके फादर बिजनेसमैन है, क्या उनके पेरेंट्स जो है एक ब्यूरोक्रेट्स है, क्या उनके फादर एक सर्विस क्लास इंडस्ट्री से है, क्या उनके पेरेंट्स एक गवर्नमेंट। तो ये भी डिपेंड करता है कि प्रोफाइल ऑफ दी करेंट स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, वो डिपेंड करता है जब जब ज्वाइन करें, बिकॉज फ्रेंडशिप आपको 3 से 4 साल उनके साथ ही करनी है और फ्रेंडशिप हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है। अगला आता है आपका लोकेशन। सो काफी यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि इट इज ऑन हार्ट ऑफ द सिटी, बट जैसे आप लोग एडमिशन के टाइम पहुंचते हो एयरपोर्ट में या ट्रेन में, आप शॉक हो जाते हो कि वो 100 किलोमीटर और ज्यादा इंटीरियर एक विलेज के अंदर है। तो इट्स ओके, मतलब ठीक है, मतलब आज सिटी में इतना इंफ्रा नहीं है हमारे पास कि अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है मुझे बॉम्बे में कैंपस ओपन करना है, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उतना लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता है, बिकॉज उसमें लैंड है ही नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं कि वो इंटीरियर पूरे गांव में हो जाए। इट इज ओके, कोशिश कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी हो हाईवे के आसपास हो। तो हाईवे के आसपास से आपको क्या उसका फायदा मिलता है? एक तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरा, आपको कुछ कोई भी मतलब कल को कुछ भी आपके पेरेंट्स को बुलाना, कुछ भी बुलाना, तो वो सेफेस्ट कैंपस में एक हाईवे के जब पास में होता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू, 100 लोग जा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी को जान भी रहे हैं, राइट। तो आप भी किसी को बोल पाओगे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ, तो कहता है हाँ मैं उस, हम जाते हैं, एग्जाम्पल हम पुणे हाईवे से जाते हैं या पंजाब दिल्ली हाईवे से जाते हैं, तो हमने देखा है आपका कैंपस। तो कोशिश यूनिवर्सिटी चूज की थी कि वो हाईवे के आसपास हो। बट काफी यूनिवर्सिटी क्या होता है, हाईवे में कहीं है ही नहीं, वो गाँव में अंदर एकदम इंटीरियर चले ही जा रहे, फिर एक कैंपस है। तो आई थिंक वहां पर थोड़ा सा आपको बोरियत फील होगी कई जगह पे, बिकॉज ये जो एज होती है थोड़ा सा डाइवर्सिटी की एज होती है, थोड़ा सा घूमना फिरना होता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर सिटी है तो इज वेरी गुड कैंपस, नहीं है तो कैंपस से इट्स ओके, इट्स अराउंड 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, बट इट शुड बी हाईवे के आसपास है या फिर ग्रीनरी एरिया अगर ज्यादा है तो। अगला आता है वाइब्रेंट एंड फील। क्या उस कैंपस में एंटर करने के बाद एज ए पेरेंट्स क्या आपको एक वाइब्रेंट फील होती है? काफी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस है जहाँ पर जाने के बाद कुछ वाइब्रेंट नहीं है, बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ वाइब्रेंसी फील नहीं आती है। बट काफी कैंपस ऐसे हैं जहाँ पर जाते ही लगता है कि यस, एक वाइब्रेंट कल्चर आता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, आप जब आपका पहले विला का एक कंसेप्ट आया था, मतलब ठीक है आप अपना जो प्लॉट में हमने मकान बनाया है, राइट, फिर आया अपार्टमेंट, तो काफी लोग अब विला पर जो अपार्टमेंट को जा रहे हैं, वहाँ पर वाइब्रेंट एक फील मिलता है। आप जब अंडर गेट से अंदर जाते हो तो एक आपको एक वेलकम वाला एक फीलिंग आती है कि जिस पे कुछ भी एक ऑकेशन होते हैं, सब सोसाइटी के मेंबर आप लोग को ग्रीट करते हैं। तो वाइब्रेंट एंड फील कितना आ रहा है, क्या एंट्री होती है कि आपको लग रहा है कि यस दिस इज द यूनिवर्सिटी जहाँ मुझे एडमिशन लेना चाहिए? तो वो जो देखेगा, काफी यूनिवर्सिटी है जो वाइब्रेंट और फील आपको बहुत अच्छा एक फील करवाती है। अगला आता है अटेंडेंस डिसिप्लिन। अटेंडेंस डिसिप्लिन में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे कि बच्चों से पैसे वसूल लेती है कि अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो हम आपका एक डिडक्शन कर लेंगे अमाउंट। नो, रॉन्ग। डिसिप्लिन होना चाहिए, अटेंडेंस डिसिप्लिन बिल्कुल, बट ऐसा रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि अगर आप आपकी फीस रिडक्ट हो जाएगी, आपके पेरेंट्स को कॉल रहेगा। तो अटेंडेंस डिसिप्लिन एक ऐसा हो जो कि यूनिवर्सिटी आपकी जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर पाए कि मैं आप क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो उसमें। एक डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा भी ना हो कि मान लो आपको जेन्युइनली इशू है, उसको उनको समझना चाहिए कि जेन्युइन इशू क्या है। तो उस तरह से सपोर्टिंग स्टाफ या फैकल्टी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूनिफॉर्म। अब बिकॉज हम लोग एक यूथ कैटेगरी में आते हैं, राइट, जिसे हम मिलीनियल यूथ कहते हैं, जनरेशन वाई जेड, मतलब वाई जनरेशन है। तो ऑब्वियसली अब यूनिफॉर्म किसी काफी कॉलेज में यूनिफॉर्म इज इम्पोर्टेंट, आपको कोट टाई पहनना है, जो कि स्कूल तक सही था। बट अब यूनिवर्सिटी में आके कोट टाई आई थिंक काफी इसलिए इसलिए आपको वो करवाता ताकि आपको प्रैक्टिस हो पाए जब आप प्लेसमेंट पे जाए कि टाई भी आपको कहाँ लगाना है, किस कलर का टाई आपके सूट के साथ मैच करेगा, आपकी शर्ट है क्या वो सही से टग है कि नहीं है, आपके शूज कितने हैं। आई टोटली अंडर एक्सपेक्ट, बट फर्स्ट ईयर में अगर ऐसा करे आई थिंक थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होता है उसको एक्सेप्ट करना। सेकंड थर्ड ईयर में इज ओके। बट काफी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर यूनिफॉर्म तो नहीं है बट सिर्फ डिसिप्लिन, मतलब वहाँ पर एग्जाम्पल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मैं बैंगलोर को लेता हूँ, आपको बता दूं, अगर आप स्पेशली
आप अगर डॉटर के पेरेंट्स है या खुद एक फीमेल है वो एज ए स्टूडेंट, वहाँ पर स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म है। वहाँ पर आपको, अगर आप फीमेल हो तो आपको वहाँ पर सलवार कमीज ही पहनना है, और अगर मेल हो तो सिर्फ शर्ट पैंट या टी शर्ट या शर्ट या जींस, इसके अलावा कोई भी कैजुअल ड्रेस आप नहीं पहन सकते, राइट। तो अब एग्जांपल आईआईटी में कुछ ऐसा होता है कि आप, ठीक है, इफ यू आर इन द सिक्स पॉकेट, इफ यू आर इन द थ्री क्वार्टर शर्ट टी शर्ट, आप स्टडी कर सकते हो। बट सूट सलवार का कॉन्सेप्ट मतलब अभी इस जनरेशन में थोड़ा सा आई थिंक डाइजेस्ट नहीं है। तो ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लिया, आई एम नॉट ब्लेमिंग कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो यार कुछ कॉलेज खास साउथ में ये है कि वहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ड्रेसिंग पे। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कितना कंफर्टेबल आपके लिए। अब एग्जांपल, आई एम कंफर्टेबल टू वियर टी शर्ट। अब एकदम से मुझे कोई बोल दे कि आपको वहाँ पर शर्ट पहनना है, आई एम रियली कंफर्टेबल इन सेकंड और थर्ड ईयर, बट फर्स्ट ईयर मेरे थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, स्पेशली अगर मैं फीमेल हूँ या मेरी सिस्टर है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कितना एक्सेसिबल है, क्या वो डिजिटल लाइब्रेरी है? काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है लाइब्रेरी में ध्यान देती है कि उनका ऑफलाइन लाइब्रेरी है, बच्चे आए खुद पढ़े, बट डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं? अगर स्टूडेंट अपने घर पे वैकेशन पे है या अपने हॉस्टल पे है, तो क्या वो लाइब्रेरी एक्सेसिबल कर सकता है रात के 12 बजे भी? क्या वो पढ़ सकता है ई बुक? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइब्रेरी, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आपको एक फैकल्टी है 3 से 5 घंटे स्टडी करवाते हैं, उसके बाद आपको लाइब्रेरी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वही आपको आगे हेल्प करता है एग्जाम में क्लियर करने के लिए। अगला पॉइंट आता है फॉरेन टूर एक्सचेंज प्रोग्राम। कितना एक्सचेंज प्रोग्राम, क्या उनका कोई पार्टनरशिप या एक्सचेंज प्रोग्राम है? 2 इयर्स इंडिया, आप 2 इयर्स बाहर पढ़ सकते हैं, या फिर 4 वीक्स आप बाहर पढ़ सकते हैं। इससे क्या एक्सपोजर मिलता है। जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आपको एक्सपोजर मिलता है कि इट्स नॉट अबाउट अब्रॉड कंट्री, इज अबाउट कि आप लोग कैसे सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका नेचर कैसा है, बिजनेस ट्रेड कैसा होता है एक कंट्री दूसरे कंट्री में। तो फॉरेन टूर जरूर देखिए कि उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम, चाहे वो 4 वीक के लिए हो, 2 वीक के लिए हो, बट कम से कम आप 4 वीक रखिए, क्योंकि 2 वीक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप गए और कब आए। तो फॉरेन टूर अगर उसमें है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एक आई थिंक एड ऑन है यूनिवर्सिटी में, एक्टिव फॉर द 1 मंथ। ये ध्यान रखिएगा कि एक्सचेंज प्रोग्राम कैसा और कौन सी उस यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन कैसा है। अब काफी यूनिवर्सिटी फॉरेन प्रोग्राम तो करती है, बट वो अफ्रीका में कोई यूनिवर्सिटी है या फिर यूएस में भी है, वो कोने में कैलिफोर्निया से कम वहां पर माइल्स यूज किया जाता है, 400 माइल्स में दूर में है, ऐसा नहीं। मतलब इस शुड भी एक, मैं ये नहीं कह रहा ग्रेड ए, बट एटलीस्ट उनका नाम सुना हो, राइट। इस तरह की यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, ताकि वीजा में इसमें आपको इशू नहीं आता, क्योंकि वीजा एक्सेप्टेंस लेटर बहुत मैटर करता है। आप जब कहते हो कि मुझे फॉरेन स्टडी के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। जैसे आप दिखाते हो MIT या हार्वर्ड, पेंसिल्वानिया, राइट, तो उस केस में आपका एक्सेप्टेंस तुरंत हो जाता है, राइट, कैलॉग। बट आप कहते हो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको पता है कि यहाँ पर शायद डॉक्यूमेंटेशन में काफी ज्यादा, आप समझ गए होंगे, कुछ चीजें होती है, तो उस केस में रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वीजा आपको गारंटी नहीं दे सकती। वीजा के लिए आपको डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, कौन सी कंट्री में जा रहे हो, और किस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हो। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो वहाँ का वीजा रिजेक्शन रेशो बहुत हाई है, तो प्लीज अवॉइड करिए इस ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज को, चाहे वो इंडिया की भी हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अबाउट स्टडी। कल को आपको बाहर भी आपको जाना पड़े आफ्टर प्लेसमेंट, या आपको लगता है कि मुझे बाहर कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी है, तो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप H1B1 वीजा के लिए जा रहे हो, यूएस में आपका वर्क परमिट है। अगला आता है एक्सेप्टेंस रेट। क्या कभी कभी कहते हैं ना कि नो करना भी सीखिए, मतलब नहीं करना भी अच्छा रहता है। क्या यूनिवर्सिटी बच्चों को नो भी बोलती है कि नहीं आपका, सॉरी, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, या हमारी फीस फुलफिल हो चुकी है, ये सॉरी? अगर वो यूनिवर्सिटी ऐसा बोल रही है तो यूनिवर्सिटी बेकार नहीं है, वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो एक्सेप्टेंस रेट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके पास 100 एप्लीकेशन आए हैं, क्या वो सबको ही बोल रही है? मैं सबको तो नहीं बोल सकती, वो 70-80% प्लीज अवॉइड करिए। अगर 100 एप्लीकेशन में से वो कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ 10%, 20% बच्चों को लेते हैं और क्राइटेरिया है, तो यस यू शुड। अगर वो लेस देन 5% है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। मतलब आपको वहाँ प्राउड फील होता है कि देखो यार, 1,000 बच्चों में से सिर्फ 50 सीट, इसमें मेरा नाम भी आया है, या 1,000 बच्चों में से 150 बच्चे लिया है, तब भी इट्स ओके, बट नॉट मोर देन 15 और 20%, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए 20% ब्रैकेट इज गुड। अगर वो बहुत ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है या बहुत ही उनका एक नाम है, फेम जैसे बहुत ओल्ड है, 2 to 3% इज ओके।
अगर वो न्यूली यूनिवर्सिटी है 5 to 10 इज ओके, अगर वो मीडियोकर यूनिवर्सिटी है 15 to 20% ओके, बट नॉट मोर देन 20%। अगर तो आप उनसे जरूर पूछिए, मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ इसकी सारी आपको चेकलिस्ट हमारी वेबसाइट में review.com पे आपको मिल जाएगा, राइट। और इवन इस वेबिनार के बाद आप कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप, मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एसएमएस वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है फ्रेशमैन रिटेंशन रेट। स्टूडेंट ने, आपने एडमिशन लिया या आपके कलीग ने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, वो रेट कितना है? तो अगर मान लीजिए वहाँ वो रेट ज्यादा है तो इसका मतलब उस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग तो कर लेती है, राइट, बड़े बड़े पेपर्स में, टीवी में, बट वहाँ पर रियली कुछ इशू है कि बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, वो भी अपनी फीस मतलब डिलीट करवा के। तो जरूर ये जरूर पूछिए कि उसमें फ्रेशमैन यानी फर्स्ट ईयर में से बच्चा नहीं है तो उसका ड्रॉप आउट रेशो क्या है। फाइनल ईयर ड्रॉप आउट रेशो उतना मैटर नहीं करता है, जितना मैटर करता है फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कितने लोगों ने किया है। बहुत सारे जो सोचते हैं मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, मैं दोबारा तैयारी करता हूँ और दोबारा मैं प्रिपेयर करता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ड्रॉप आउट रेशियो कहते हैं, मैं नाम भी लूंगा, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस, उनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है आपका ड्रॉप आउट रेशियो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। वो फिर ड्रॉप करके फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर वो स्टडी अबाउट पे जाता है, वो फिर रिग्रेट फील करता है मैंने क्यों ले लिया यहाँ पर, वो डिपेंड करता है, सॉरी। अगला पॉइंट आता है करिकुलम एक्सपेक्ट। करिकुलम कैसे डिजाइन किया गया है, क्या वो कोई एक मीडियोकर स्टूडेंट है या टॉपर है, क्या सबके लिए वो फिट है? क्या उसमें डिजिटल डिजिटल क्लासेस होती है? क्या उसमें एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट मिलता है कि जहाँ पर आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं, सिर्फ डिजिटल क्लासरूम से आपको पूरा समझ में आ जाए? तो एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर मैं ये जो बता रहा हूँ ये विजुअल है, ये सुन के शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए, जब मैं इसकी विजुअल और चीजें बनाऊँ ग्राफिक्स में तो कुछ और अच्छा समझ में आए। तो कितना ये विजुअलाइजेशन उस टॉपिक को कर पाते हैं, करिकुलम का एक्सपर्ट कैसा है, क्या फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा करिकुलम है, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो नहीं है, कहीं कहीं सबको तो नहीं सिखा रही, अवॉइड कीजिए। मास्टर बनिए एक और दो कोर में, कि हाँ अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर बीबीए है तो बीबीए में क्या आप डिसाइड कर लीजिए फर्स्ट ईयर के बाद कि नहीं आई वांट टू मेक ए करियर इन एडवर्टाइजिंग, आई वांट टू मेक करियर इन एचआर। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, नहीं मुझे मैकेनिकल में जाना है, मुझे ऑटोमोबाइल जाना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। काफी यूनिवर्सिटी क्या करती है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाती है, मैकेनिकल पढ़ाती है, इसको आजकल मेकाट्रॉनिक्स बोलते हैं, तो इसलिए उनका रेशियो भी बहुत कम है मेकाट्रॉनिक्स में एडमिशन का। अगला आता है लास्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का प्रोफाइल क्या है? अब काफी यूनिवर्सिटी में मतलब हम लोग देखते हैं, मैं जब मैं अपने के साथ बैठता हूँ, वो कोई प्लास्टिक की टंकी का बिजनेस कर रहे थे, अचानक वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ओपन कर लिया, राइट। तो प्रोफाइल मैच है, अगर ओपन भी करें ओके, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। क्या वो बोर्ड में जो उनके मेंबर है, जो उनके एकेडमिक काउंसिल है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं? तो डिपेंड ये करता है कि मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी उनका बैकग्राउंड क्या है। चांसलर चेयरमैन इट्स ओके, बिकॉज वो ज्यादातर बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फिलॉसफी के लिए, कुछ सोसाइटी में करना चाहते हैं। बट एकेडमिक काउंसलिंग का मेंबर का उनका प्रोफाइल क्या है, कितने साइंटिस्ट है, राइट, कितने डॉक्टर है, कितने रियली एक जो है एकेडमिशियन जिसे कहते हैं वो है, वो डिपेंड करता है क्या वो रियली इम्पैक्ट है कि नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें देखिए जो उनकी मैनेजमेंट है, क्या वो सीईओ एमडी वो बिजनेस बैकग्राउंड से आया, बिकॉज वही आपको अच्छा बता सकते हैं, ना कि कोई फैकल्टी, राइट। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो आपके मैनेजमेंट है वो कितने पीएचडी होल्डर है, क्या वो आईआईटी या एनआईटी, या अगर आप आईआईटी में स्टडी कर रहे हैं, राइट, तो क्या वो फॉरेन फैकल्टी है कि नहीं, जिन्होंने कोई रिसर्च रिपोर्ट एमआईटी में, हार्वर्ड में मतलब क्या हो, या इंडिया में आईआईटी से खुद क्या हुआ, जेएनयू से किया हो। अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप फार्मा के स्टूडेंट है तो क्या वो फैकल्टी फार्मा इंडस्ट्री से एक्सपर्ट है? तो इट डिपेंड्स कि मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है कि हमारा क्या होती है। तो ये थे पॉइंट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका डाउनलोड लिंक, राइट। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन में। तो हमारे साथ अभी मैं देख लेता हूँ हमारा सेशन में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन आया है अंकित का। अंकित ये पूछ रहे हैं
हाउ कैन आई चूज यूनिवर्सिटी इफ आई स्टे? अंकित का क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मेट्रो सिटी में हूँ, क्या मुझे इंटीरियर यूनिवर्सिटी है वहां जाना चाहिए अगर उसका नाम बहुत फेमस है, या फिर मुझे अपने सिटी में ही स्टडी करना चाहिए? तो उनका क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा अंकित आपका क्वेश्चन में समझता हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे सिटी में स्टडी करना चाहिए, कंफ्यूज, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है, या अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा इंटीरियर में वहां जाना, तो इट डजंट मैटर, राइट? तो मैंने वही बताया, वो जरूर देखिएगा कि अगर मान लीजिए इस मेरे ख्याल 30+ पॉइंट में अगर एक पॉइंट उसमें लैग कर रहा है तो इट्स ओके। अगर मान लीजिए आप आई एम अहमदाबाद है, तो वो अहमदाबाद में प्रॉपर नहीं है, राइट? अब आपका जो है रुड़की है, तो रुड़की उत्तराखंड में है, राइट? अब खड़गपुर है, खड़गपुर नॉट कैलकाटा, आई एम कैलकाटा, वो जोका में है, राइट? तो अगर वो सारे पॉइंट मैच करते हैं, अगर एक पॉइंट से ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री देख लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री वहां आना चाह रही है कि नहीं चाह रही है। तो IIT खड़गपुर में या IIT IIM कोलकाता में इंडस्ट्री जाती है, तो वो जा रही है, तो इट्स ओके, आप वहां पर चले सकते हैं। अगला कोई क्वेश्चन अरुण? एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, हाउ कैन वी नो अबाउट फैकल्टीज? देखिए फैकल्टीज की फैकल्टीज का मेरे ख्याल से क्वेश्चंस मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ, आप ये मतलब जो भी स्टूडेंट ने आपसे पूछा हो जो हमारे चैट पोस्ट में, कि फैकल्टीज का प्रोफाइल, एम आई राइट? यस सर। क्यों, देखिए कैसे फैकल्टीज का, हाँ, कैसे कैसे पता कर सकते हैं कि फैकल्टी का क्या प्रोफाइल है? राइट। तो फैकल्टी के प्रोफाइल के लिए इसमें आपको करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाइए जो भी यूनिवर्सिटी है, तो वेबसाइट पे उनका प्रोफाइल स्टडी करिए, राइट? फैकल्टी का क्या प्रोफाइल, अगर उन्हें देखिए, अगर कोई डॉक्टर PhD है तो वो डेफिनेटली वहाँ मेंशन करेंगे, अगर वो PhD नहीं है तो वो मेंशन नहीं करेंगे, उससे नाम डाल देंगे, राइट? तो ये एक थंब रूल है। अदरवाइज डिटेल्स में जाना है कि इसका क्या बैकग्राउंड है, कितने रिसर्च सपोर्ट है, तो उसके लिए हमारी एक रिवर्ट की मैगजीन है जहाँ पर हम पब्लिकेशन करते हैं फैकल्टी की रिसर्च के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में। तो वो रिव्यू में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या .com में जाकर, हमें रिव्यू.com में जाकर विजिट कर सकते हैं और रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हम वो कॉपी दे सकते हैं। सबसे तरीका तो होता है कि यूजर की वेबसाइट में, और अगर वहाँ पर NIRF की रिपोर्ट कोई है डाउनलोड, तो वहाँ से भी वो चेक कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एलुमनी कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट? तो उससे मेरे करियर पे क्या फर्क पड़ेगा, या मेरे एडमिशन पे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हैं। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए सबसे अच्छा कोई रिव्यू अगर दे सकता है जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो अगर कोई फैकल्टी बोल रही है या बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो तो बोलेगी, अब मतलब इससे बायस। और अगर कोई इंडस्ट्री बोल रही है तो वो भी थोड़ा सा बायस हो जाता है कभी कभी, बिकॉज उनके साथ कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम या टाइप होता है, इंडस्ट्री टाइप। सबसे अच्छा जो फीडबैक दे सकता है वो है करेंट स्टूडेंट, वो भी जो 3rd ईयर में 4th ईयर में हो, 1st ईयर में बिकॉज उसका भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, या फिर एलुमनाई, वो भी एलुमनाई जो रिसेंट एलुमनाई 1-2 साल का हो, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 साल पहले जो एलुमनाई आया था और अभी की यूनिवर्सिटी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, हो सकता है अभी बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका हो, या हो सकता है अभी वर्स हो चुकी है यूनिवर्सिटी। तो एलुमनाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कनेक्शन, बिकॉज एक तो आपको उसको फीडबैक मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में, राइट? आपको पता लगे कि यूनिवर्सिटी वो एक्चुअल फीडबैक आपको देंगे। सेकंड, आपका एक इंटरेक्शन होगा, आप उनके एलुमनाई क्लब में भी अपना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं, तो मान लीजिए जैसे खासकर ये गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर जो यूनिवर्सिटी ऑफ इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया में, जैसे IIT। आज हमेशा सुना होगा आप, IIT में ये बातें होती है, अच्छा यू आर मिस्टर अग्रवाल, आप मेरे से लगते 2 साल पहले बैच में थे, आप मुझसे सीनियर है, राइट? वहाँ पर कनेक्शंस आपके काफी वर्क करते हैं कि कौन सा बैच था आपका, 1972 बैच, या फिर IS में कैडरे होता है, तो उसमें हम पूछते हैं कौन से कैडरे से आप हो, तो वो कहते हैं 1980 बैच से, 1982। तो वो मैटर करता है एलुमनी कनेक्शन, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी के लिए बहुत मैटर करता एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बच्चों से आया है, वो ये है कि अभी हमारे रिजल्ट्स पेंडिंग हैं, 12th के एग्जाम्स भी कुछ बच्चों के, जैसे कॉमर्स वाले बच्चों के शायद से होगा वो क्वेश्चन, कि उनके कुल 2-1 एग्जाम भी अभी पेंडिंग है, तो वो कैसे फाइनलाइज करें अपने कॉलेज एडमिशन के लिए? है, राइट? तो देखिए, जब भी कॉलेज एडमिशंस या फिर कॉलेज एप्लीकेशन, तो कभी भी एग्जाम से मैटर नहीं करता है। तो अगर आप बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, अगर आपको अगर एडमिशन नेक्स्ट ईयर लेना है तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट आपका इस साल से ही हो जाता है। तो इंडिया में भी कुछ टॉप, आप मान लीजिए एग्जाम्पल, आप जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूँ, एग्जाम्पल करते हैं इंजीनियरिंग की NTA एग्जाम। तो NTA एग्जाम आपका जनवरी में होता है, एक होता है अप्रैल में।
बट फॉर्म फिलअप जो स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है सितंबर में। तो क्या आप जब सितंबर में जब फॉर्म फिलअप करते हो उनके एग्जाम के लिए, क्या आप सोचते हो कि मेरा अभी मार्च का एग्जाम होगा उसके बाद मैं फॉर्म फिलअप करूंगा? तो कभी भी एग्जाम के रिजल्ट से यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप एडमिशन डजंट मैटर। एडमिशन भी लेते हैं तो वेरी पार्शियल, राइट? उसका मतलब ये नहीं है कि बिना एग्जाम के आपको यूनिवर्सिटी ले लेगी, वो यूजीसी ही अलाउ नहीं करेगी। कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई बच्चा कैट एग्जाम देता है तो उसमें लिखा होता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अपीयर कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि सितंबर तक, मतलब नवंबर में एग्जाम होता है कैट का, और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होता है सितंबर तक आपको डिग्री जो है वहां पर वेरीफाइड करवानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट अवेटेड है उसके बाद फॉर्म भरेंगे। फॉर्म फिलअप जो क्या होता है, एक अर्ली स्टार्ट होता है, एक अर्ली डिसीजन होता है। उसका बेनिफिट क्या क्या है अर्ली फॉर्म फिलअप का? अगर आप गवर्नमेंट के फॉर्म जैसे एनटी है उसका फिलअप क्या है, एक तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो अर्ली फॉर्म्स वो स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है उनके पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, फिर वो एक्सेप्टेंस रेट उनका इंक्रीज होता है। या फिर उनको वो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास अगर 40,000 एप्लीकेशन आए, हम इसमें से 2,000 बच्चे लेंगे, तो फिल्टर करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं फॉर्म भरूंगा, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है जो ग्रेड ए में है, ग्रेड बी में, तब तक वो ऑप्शन आप लूज कर पाओगे। और फॉर्म फिलअप का मतलब काफी मिथ होता है पेरेंट्स से, काफी पेरेंट्स पूछते हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर वो एक इंजीनियरिंग या एक प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए अगर आप 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, आप अपना एक बजट कम से कम 6 से 7 हजार रुपए ये फॉर्म के लिए एलोकेट करके रखिए। कभी भी एक कॉलेज का फॉर्म आपको नहीं भरना चाहिए। मिनिमम जो थंब रूल कहता है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री के प्रोफेसर बोलते हैं, कम से कम आपको मिनिमम 3 कॉलेज के या 3 यूनिवर्सिटी के फॉर्म आपको भरने ही चाहिए, राइट? तो इससे फायदा क्या होता है, एक आपका बैकअप प्लान रहता है, प्लस आपके पास रिसर्च करने का बहुत टाइम मिल जाता है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं आपके पास ऐसी नोटिफिकेशन आती है, जिसने फॉर्म नहीं भरा उसके पास वो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बिकॉज आप उसके अर्ली एक्सेस मेंबर बन जाते हैं। तो आपके पास कुछ इंटरनल रिपोर्ट आती है, तो आपके पास टाइम मिल जाता है कि अब मेरा रिजल्ट आ चुका है, अब मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये फायदा होता है। काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आए हैं हमारे पास कि जैसे अभी जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का, तो उसमें उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और कैसे चलेंगी, बिकॉज ये सिचुएशन बड़ी अभी अनसर्टेन है। राइट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? अगर आप स्टूडेंट है या अगर आप फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर है, राइट, और मे बी आपका विजन बहुत क्लियर विजन है, बी पॉजिटिव। सिचुएशन वर्स्ट कभी भी हो सकती है, आप प्रिपेयर रहिए हमेशा, राइट? तो अगर प्रिपेयर है, आप कहते नहीं है प्लान फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप प्रिपेयर रहिए बट प्लान हमेशा बेस्ट के लिए कीजिए। तो ऐसी काफी यूनिवर्सिटी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और कर चुकी है। तो इसमें होगा क्या, अब देखिए जैसे अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि सितंबर अक्टूबर में कैंपस या यूनिवर्सिटी आपको बुला लेगी? नहीं बुला सकती, बिकॉज स्टूडेंट एटमोस्फेयर एक ऐसी चीज है, आप अपने फ्रेंड से 5 मीटर 9 मीटर दूर होकर बात नहीं कर सकते, राइट? स्टूडेंट एक फ्रेंडशिप एक 17 to 18 ईयर्स 19 ईयर्स में एक ऐसी एज कैटेगरी है जहाँ पर हम एक साथ चाय पीना, एक साथ चलो आज हम हॉस्टल जाते रहता, वो एक एटमोसफेयर ना इस एज में आती है, वो बाद में नहीं आएगी, राइट? तो इसमें ज्यादातर जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो हमारे निबोडा में भी काफी एक्सपर्ट है, काफी प्रोफेसर एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो इनका गाइडलाइन ये है कि जैसे प्रेडिक्शंस, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि 100% सही हो सकता है कि 1% इसमें शायद ना हो, मतलब मेजर मेजर चांसेस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। आप एडमिशन जैसे ही लेते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, आप एडमिशन लेंगे बिल्कुल डिजिटली। काफी यूनिवर्सिटी ने डिजिटली एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। आप घर बैठे जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रोफेसर्स आपको बताएंगे। आप घर बैठे पढ़िए, स्टडी करिए, ताकि आपका जो करिकुलम वो वेस्ट ना हो। और जैसे ही एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, यूजीसी से, कोविड-19 की टीम है उनसे, तब आप कैंपस वहां जा सकते हैं। तो मे बी सितंबर हो सकता है, अक्टूबर, या मे बी दिसंबर हो सकता है, बट आपका ईयर आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आप घर पे स्टडी करिए, राइट? तो घर पे आप स्टडी, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के आपके एप्लीकेशन, किस तरह के आपकी वॉइस क्लैरिटी है कि नहीं, इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रिपेयर हो रही है। तो डोंट वरी ऑफ दैट। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है, इवन गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम और स्टेट लोकल कॉलेजेस, वो भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये सेशंस कब से स्टार्ट होंगे, इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। ट्रू। अभी जो यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है, तो गाइडलाइन ये कह रहा है कि 1 अगस्त 31 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन।
उसके बाद डेट एक्सटेंड नहीं हो। बिकॉज एक चीज आप ध्यान पे रखिए, यूजीसी या गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक के फेवर में ही चीजें करेंगी। यूजीसी कभी नहीं चाहेगी कि हमारे स्टूडेंट का एक ईयर वेस्ट हो जाए। तो यूजीसी ने बहुत क्लियर नोटिफिकेशन दे चुके हैं उनकी टीम मेंबर ने, और वो भी टीम मेंबर जो है प्रोफेसर है यूनिवर्सिटीज के, टॉप यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईआईटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब ने एक सजेशन दिया है 31 अगस्त द लास्ट डेट फॉर द एडमिशन। अगर न्यू बैच है और 1 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, राइट। और अगर आप ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन, राइट। जैसे सिचुएशन बेटर होगा तब आप कैंपस में। एंड सेशन के एग्जामिनेशन को लेकर भी इनके मन में डाउट्स हैं, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि हमारे अभी एग्जाम्स कैसे होने हैं, उनका अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है। एग्जाम्स चांसेस है ज्यादातर, ये एग्जाम में क्या क्राइटेरिया किया है, एक क्राइटेरिया ये है कि जिसमें आपका अगर मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो वहां पर देखेंगे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रिजल्ट था, तो एक क्रेडिट आपको वहां से दे देंगे कि ठीक है, अगर आपके 70% आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे और इस साल आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका 50 पॉइंट्स वहां से दे देंगे कुछ स्कोर, कि आप 70 से अच्छा ही करोगे, वर्स्ट नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट होगा कि आपका एक वाइवा, जैसे इंटरेक्टिव वाइवा में हो सकता है, और काफी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना वेब कैम ऑन करके एग्जाम दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थोड़ा सा कम होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम्स सबसे ज्यादा है। और अगर वो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो मैक्सिमम जाकर के आपका जनवरी तक एग्जाम जो है हो जाएगा। बट मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, राइट, क्योंकि आपको घर बैठे देना है। और देयर सम टेक्नोलॉजी उसमें है कि आप अगर सोच रहे हो, मुझे पता है काफी बच्चे स्मार्ट है कि हम गूगल में जाकर सर्च करेंगे, नहीं, अगर आप उसमें ब्राउजर को क्लिक करते हो तो तुरंत वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इस तरह की यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करो। प्लेसमेंट का क्या रोल रहेगा कैरियर के लिए? प्लेसमेंट डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। देखिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमारा सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, मत जाइए उसमें। अगर आप स्टडी करने में अच्छे हो, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट अपना करवा सकते हो। डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री में, उस यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री आना चाहती है, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसका रेपुटेशन है, आपको क्या वो चांसेस मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म में, क्या वो आपको एक सिर्फ 5 रिक्रूटर से बात करवा रही है, 10 रिक्रूटर बात, और रिक्रूटर का प्रोफाइल भी क्या है। तो प्लेसमेंट का अभी, अगर एम आई नॉट नॉट रॉन्ग, आप पूछ रहे हो कि प्लेसमेंट का मतलब इस कोविड-19 में क्या सिस्टम रहेगा? नहीं, उन्होंने पूछा है कि प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्ट से कैसे हम फाइनलाइज करें, तो मतलब वही जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट्स की तरीके से कैसे यूनिवर्सिटी का बेनिफिट रहेगा उसको कैरियर के लिए। प्लेसमेंट, हाँ, तो डिपेंड होगा। जैसे काफी स्टूडेंट हैं तो वो थोड़ा सा, हम देखिए अच्छे के हर कोई सोचता है, लेकिन काफी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, इधर प्रिपेयर फॉर दी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, या फिर अगर वो इंजीनियरिंग के हैं तो ग्रेड के लिए प्रिपेयर करते हैं, और अगर वो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। और कुछ स्टूडेंट है जो कि फॉरेन से हो जाते हैं, और कुछ ये है कि अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। कुछ स्टूडेंट है वो अपने करियर को कुछ जैसे स्पोर्ट्स में या परफॉर्मिंग आर्ट में अपने करियर को स्टार्ट देते हैं। तो प्लेसमेंट अभी भी, यस, बिकॉज वी आर सर्विस इंडस्ट्री, प्लेसमेंट मैटर करता है, तो प्लेसमेंट तो मैटर करेगा ही। तो प्लेसमेंट के लिए आप यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, बट ये भी देखिए क्या वो कोर इंडस्ट्री है कि नहीं। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, तो मैकेनिकल की कौन सी कंपनी में आई है, अब वहाँ पर आप मैकेनिकल करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट आई हुई है, तो इम्पैक्ट नहीं है। मैकेनिकल की कोई कंपनी कौन सी आई है। तो अगर आप मान लीजिए कुछ दूसरे स्ट्रीम से, आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप एडमिशन ले रहे हैं बी फार्मा में या बीएससी एग्रीकल्चर में, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास बेस्ट लॉ के जो कंपनी आती है, लॉ से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बीएससी एग्रीकल्चर की कौन सी कंपनी आ रही है, तो कोर इंडस्ट्री कौन सी आ रही है, ये मैटर करिए। आप जब भी प्लेसमेंट के देखें तो ये मैटर जरूर है। कुछ स्टूडेंट्स ने बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के लिए सजेशन मांगा है, कि जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ गुड रहेंगी। इसमें ये जो आंसर होता है बेस्ट जो चीज है, उसको अपने आप में डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट है। बट कुछ यूनिवर्सिटी ने इन पूरे पैरामीटर्स को कवर किया हुआ है, राइट। तो इसमें भी कैटेगरीज है। अगर आप बात करेंगे डीम्ड
लाइक हमारी 4-5 टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी होती है। एक होता है नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे जिसमें आ जाती है IIT, IIMs, वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, राइट। उसके बाद एक आता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि उस स्टेट ने वो क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल UPTU का AKTU हो गया है, राइट। उसके बाद एक आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, थर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राइट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर एक आ जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें एक प्राइवेट ट्रस्ट का भी फंड है और गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट में, और उन्होंने कुछ एक्सलेंस किया है कुछ सब्जेक्ट में, तो उनको डीम्ड का फैक्टर दिया है। फिर एक आ जाती है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो डिपेंड ये करता है कि फैकल्टी मतलब जो यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं उसका प्रोफाइल क्या है। तो एग्जाम्पल अब तो आप अगर बताएंगे मतलब किस आप कोर्स के बारे में बताना पूछ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल पूछ रहे हैं आप, या कुछ सब्जेक्ट्स या जैसे कोर्स से। इंजीनियरिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में देखिए, अगर टॉप 20 में बात करें, टॉप 20 हमेशा IIT NIT हमेशा है और फ्यूचर में रहेगी भी, राइट। तो उसके बारे में हर कोई अवेयर है। बात कर देते हैं जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी में। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल जैसे आपकी एक KL यूनिवर्सिटी है। KL यूनिवर्सिटी ये आपके आंध्र प्रदेश में है, डीम्ड है, बहुत अच्छा मतलब डीम्ड काम कर रही है, राइट। SRM, VIT, तो वेल्लोर यूनिवर्सिटी डिफरेंट है, वो प्राइवेट में जाती है। VIT का जो मेन कैंपस है इज डीम्ड, SRM इज डीम्ड, इज आल्सो गुड चॉइस आपका। वो भी SRM जो आपका कैंपस जो है उनका चेन्नई, नॉट ए यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आपका आ जाता है वेल्लोर, मणिपाल। तो ये टॉप लीग के प्लेयर है जो डीम्ड में आते हैं। और ये मतलब अगर आपका मान लीजिए IIT NIT या गवर्नमेंट की जो लोकल कॉलेज में नहीं होता है, राइट, उस केस में आप फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डीम में होना चाहिए। तो डीम में ये टॉप कुछ नेम्स है। और बात करें प्राइवेट में, स्टेट प्राइवेट में, तो स्टेट प्राइवेट में भी हर कोई प्लेयर ऐसा है, कोई नेशनल लेवल पे है, कोई रीजनल प्लेयर है, और कोई ऐसा भी है कि जो आपका लोकल है, मतलब उस स्टेट का बहुत अच्छा नाम है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई जैसे मैं देखता हूँ हमारे जो ज्यादातर व्यूअर्स है वो UP से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश, और कुछ दिल्ली से भी है, राइट, और कुछ हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आप साउथ की बात करें तो प्राइवेट में, राइट, तो डीम्ड में मैं एक नाम और बोलते हैं, गीताम, राइट। गीताम इज ऑल्सो वेल नेम, फेमस नेम। तो अगर स्टेट प्राइवेट में बात करूँ साउथ में आपका जैसे अगर डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी, उसमें तो आपका अलायंस यूनिवर्सिटी एक अच्छा एक नाम है, राइट, जो कि प्राइवेट में उनको कुछ इम्पैक्ट उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। खासकर बैंगलोर में है ये यूनिवर्सिटी, राइट। और हैदराबाद में अगर आप जाएंगे तो अभी मतलब हैदराबाद अभी जस्ट वहाँ पर ज्यादातर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी ही में आप वहाँ पे इम्पैक्ट करें। हैदराबाद में भी जैसे महिंद्रा इकोली एक कॉलेज है, राइट, वो JNTU से एफिलेटेड है। तो वो आप देख सकते हैं, मतलब उनमें फैकल्टीज काफी पैरामीटर्स में वो वहाँ पर पॉइंट्स आउट आते हैं उनके। और बात करें अब आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो अगर जहाँ पर कुछ पॉइंट्स जिन्हें मैच किया स्टेट प्राइवेट में, तो वहाँ पर एक आपका आ जाता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपका चितकारा यूनिवर्सिटी, उसमें आता है बीमल मुंजाल, एक अच्छा नाम है। UPS एक बहुत अच्छा बेनेट यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी है नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने काफी अच्छा इम्पैक्ट किया है। और कुछ ऐसे जो नया जैसे आपका बेनेट और बीमल मुंजाल अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड को उन्होंने बहुत अच्छा फॉलो किया है। बात करें लवली की, तो ओल्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ चीजों को उन्होंने फॉलो किया है, राइट। चित्कारा ने भी काफी अच्छा फॉलो किया है, मतलब किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग के लिए जो आपके नॉर्थ में है। और बात करें जैसे स्टेट की बात करते हैं, जैसे GLA यूनिवर्सिटी है। GLA यूनिवर्सिटी UP में फेमस है, बट नॉट फॉर द अपार्ट फ्रॉम यूपी का उसका अच्छा एक ब्रांड है। गलगोटिया, गलगोटिया UP में वो फेमस है। ऐसी जो लोकल पे कुछ MP में यूनिवर्सिटीज है, राइट, ITM, राइट, वो एक फेमस है। एमिटी इज ऑल्सो एक कंसिडर, बट एमिटी अब क्या है कि नोएडा कैंपस के अलावा कुछ दूसरे कैंपस भी है, तो डिपेंड करता है बच्चे कहाँ जाते हैं। आपका एमिटी का कैंपस बॉम्बे में भी है, राइट, एमिटी का कैंपस आपका ग्वालियर में भी है, एमिटी का कैंपस लखनऊ में भी है और नोएडा में भी है। तो डिपेंड करता है कौन से कैंपस के लिए। तो ये कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी मैंने आपको नाम बताया, इनके
मतलब खासकर इंजीनियरिंग के लिए। और बात करें मैनेजमेंट के लिए, बीबीए और एमबीए के लिए, तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी गुड, राइट। तो काफी अच्छा, मतलब मैनेजमेंट आप क्लियर कट देखिए। ज्यादा मैं आपको बताऊं कि उसका अगर पीजीडीएम, ज्यादातर मैनेजमेंट अगर आप पीजीडीएम पे जा रहे हैं, वो देखिए पीजीडीएम उनकी एआईयू और एनबीए एक्रीडेटेड है कि नहीं। अगर वो एनबीए एक्रीडेटेड है, यानी वो कुछ चीजों को फॉलो कर रहे हैं, यानी डेफिनेटली उनकी एनबीए एक्रीडेटेड, तो वो जो देखिए एआईयू और एनबीए एक्रीडेशन है कि नहीं अगर पीजीडीएम में। और एमबीए है तो एमबीए में जो देखिए कि उनका एवरेज प्लेसमेंट, आप ये मत देखिए हाईएस्ट, एवरेज प्लेसमेंट और उनका क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया वही ओपन टू ऑल है या फिर तो सबको, मतलब कुछ स्टूडेंट को ही लेते हैं, दिस इज द क्राइटेरिया। एक क्वेश्चन अभी भी आया है कि विच वन इज बेटर। आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि डीम, प्राइवेट और पाकिस्तान में कौन सा बेटर रहता है। तो मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे, मतलब यूजर क्वेश्चन, क्या वो ये पूछ रहा है कि डीयू और प्राइवेट में कौन सा बेटर है? आई थिंक बिकॉज अभी के डिस्कशन के दौरान ही ये क्वेश्चन अभी भी आया है, तो शायद वो यही जानना चाहते हैं कि सेंट्रल, डीम्ड और प्राइवेट में कौन सा बेटर रहता है। देखिए सबसे पहले अगेन, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप ऐसे में जाना चाहते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, जहाँ पर आपको स्टडी करके बाहर निकलना है, राइट, स्टडी अबाउट, तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब भी किस कंपनी में चाहिए। अगर आप लोकल कॉलेज से, मान लीजिए एक ही टू एफिलिएटेड कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज, आप उससे सोच रहे हैं कि मैकेंजी या गूगल उस कॉलेज में आएगी, तो वो भी डिपेंड करता है आपका विजन क्या है कि कॉलेज आप कौन सा चूज कर, मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब आपका गोल क्या है, वो डिपेंड। अगर ऐसा नहीं कि सेंट्रल सिटी में प्लेसमेंट नहीं होता है, सेंट्रल सिटी की रेपुटेशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हायर स्टडी करना है, मुझे बीए के बाद एमए करना है, तो गो फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, गो फॉर दी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फर्स्ट। बट आपको टेक्निकल प्रोग्राम करना है तो उसमें बहुत कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उसमें ये कहना बहुत ज्यादा अभी चैलेंज रहेगा कि नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है, डीम। बट अगर बात करें प्राइवेट और डीम में, तो कोशिश कीजिए कि डीम यूनिवर्सिटी फर्स्ट हो, फर्स्ट प्रेफरेंस। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सेकंड नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस में कुछ यूनिवर्सिटी आती है, शिवनादार, अभी स्टार्टिंग में ही मतलब उन्हें अच्छा नाम आ रहा है, शिवनादार आती है आपकी, राइट, आईआईटीज, एनआईटीज, ये कुछ कॉलेज। तो ये इंजीनियरिंग में अगर ये मिलता है तो फॉलो दी फर्स्ट प्रेफरेंस। बट ये भी डिपेंड करता है एनआईटी आईआईटी कौन सा। आपको एनआईटी जलंधर मिल रहा है, राइट, और एक एनआईटी मिला सूरतकल, राइट, तो वो डिपेंड करता है कि एनआईटी भी कौन सा है जो उसकी रेपुटेशन हो। आपको बैंड तो मिल जाएगा एनआईटी का, लेकिन वो कौन से कैंपस है फिर आपसे वो भी पूछा जाएगा। काफी बच्चे सोचते हैं कि चलो एनआईटी का नाम मिल गया है, मैं वहां ले लेता हूँ एडमिशन, जब उससे बेटर है कि कोई ऐसी फेमस यूनिवर्सिटी लीजिए, राइट, जिसको जब भी रिक्रूटर्स आपके प्रोफाइल देगा वो पूछेगा आपसे कि आपने एनआईटी के कौन से कैंपस से आपने पास आउट किया। उससे बेटर है कि आप ऐसे सिर्फ नाम से मत जाइए, उनके कुछ जो फेमस टॉप 4 जो कॉलेजेस है जो सिटी में, उन वहां पर लीजिए एडमिशन। अगर वहां नहीं मिलता देन गो फॉर द ऑल्टरनेटिव, डीम्ड या प्राइवेट। बस अभी तक के लिए यही क्वेश्चंस थे। आई होप, आई थिंक हम एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, तो टाइम हमारा अप हो रहा है, राइट। सो आई थिंक सेशन इज अराउंड 1 आवर का सेशन है, तो आप एक दो क्वेश्चन और, अगर कुछ यूजर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी आया है बच्चे का कि स्कॉलरशिप के एंगल से फाइनेंशियल इशू है, उसका कुछ लो बजट है, तो स्कॉलरशिप के लिए कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा लो बजट में, अप टू उसने लिखा है 1.5 लाख पर एनम का बजट, और अप्रोक्सीमेटली लिखा है विद हॉस्टल। देखिए सबसे पहले तो आप स्कॉलरशिप, जब भी आपका भी बजट हो तो आपका कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठे, राइट। कुछ इंडस्ट्री के खुद के स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जैसे टाटा अपना खुद का स्कॉलरशिप टेस्ट रन करता है, आदित्य बिरला अपना खुद का, रिलायंस फाउंडेशन अपना खुद का स्कॉलरशिप टेस्ट रन करता है। तो ऐसे केस में आप जैसे 12, तभी करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप 12th एग्जाम आप अभी जैसे आप प्रमोट होते हो तो एक साल में ही आप स्कॉलरशिप टेस्ट देने ना बैठ जाए, राइट, नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी। आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप टेस्ट मत दीजिए, बिकॉज वो एक बायस हो जाता है कि उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उस स्कॉलरशिप देते हैं। आप थर्ड पार्टी का दीजिए स्कॉलरशिप, तो काफी इंडस्ट्री ट्रस्टी है, फिलंथ्रोपिस्ट है, हीरो ग्रुप अपना खुद का स्कॉलरशिप टेस्ट
कुछ अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू करवाता है, महिंद्रा ग्रुप अपना करवाते हैं, तो आप इनके एग्जाम दीजिए। इवन आपके स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट, इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये भी एक टेस्ट लेकर आया स्कॉलरशिप टेस्ट, अगर वहाँ पर एग्जाम आप देते हो तो आपको कुछ फंड आपको रिलीज होता है, राइट। तो ऐसे एग्जाम पे दीजिए जो कि थर्ड पार्टी टेस्ट हो, ना कि कोई यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, राइट। फिर भी आपका नहीं होता है, फिर आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करते हो जहाँ पर स्कॉलरशिप ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा टफ है, बट एक अच्छा एग्जाम आप दोगे तो आपको मिल सकता है 20-30% अगर स्कॉलरशिप मिल सकता है। बाकी का आप फाइनेंस करवा सकते हैं लोन में आपका फायदा क्या होगा कि आपको अभी कोई ईएमआई पे नहीं करना है, राइट। आपको जो पे करना है जब आपकी जॉब लगेगी, राइट, उसका 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, बट एट कंडीशन टू कंडीशन। मान लीजिए जो प्लेसमेंट आपका 6 लाख का अभी है, तो काफी बच्चे डर जाते हैं कि 6 लाख का प्लेसमेंट होगा अभी एवरेज, 4 साल बाद क्या होगा। 4 साल बाद ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जिस तरह से है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 7-8 लाख जो आज एक वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है, जो 1 रुपए की जो आज वैल्यू है आज, उस 4 साल बाद वो 1 रुपए की वैल्यू हो सकता है 75 पैसा होता है। तो 6 लाख का जो पैकेज है वो आपका 7-8 लाख में जाएगा, और लोन आप जब ले रहे हो 6-7 लाख रुपए, तो उस तरह से आप फाइनेंस कर सकते हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ आप डिस्कस कीजिए, अगर आपका स्कॉलरशिप क्रैक नहीं हो पाता तो आई थिंक वहाँ पर आपको। हमारी लास्ट कन्वर्सेशन से एक क्वेश्चन आया है कि अगर मुझे कोई एनआईटी ईस्ट इंडिया की तरफ से मिल रहा है तो क्या मुझे वो ज्वाइन करना चाहिए? ओके, सो जैसे आप एनआईटी का एक बहुत फेमस आसाम में है एनआईटी सिलचर, राइट, इज वन ऑफ द रिनोड इस ब्रांड नेम कॉलेज वो। तो अगर आप वहाँ पर वो चेक डाइवर्सिटी क्या है, अगर वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है ईस्ट इंडिया के हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन या कहीं ना कहीं आपकी ग्रूमिंग में थोड़ा सा हो सकता है लैक करें आप कोशिश भी आप चॉइस कर सकते हैं, बट उसमें क्या एक्सेप्टेंस रेट क्या है, बच्चे का सारे स्टेट से आ रहे हैं, अगर सभी स्टेट से आ रहे हैं और उनकी पीएचडी है जो जो हमारे 30 पैरामीटर्स है फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते एक क्वेरी है, आई थिंक ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने नीट का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है और क्या क्या स्कोप है मेरा आगे जाना चाहते हैं। हैं। देखिए नीट का एग्जाम आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो ऑब्वियसली फर्स्ट आपका विजन, आपका फर्स्ट क्लियर फोकस आपका मेडिकल के होना चाहिए, एमबीबीएस के लिए, नॉट फॉर डेंटल। डेंटल इंडिया में इतने सारे हो चुके हैं बीडीएस, आप देख रहे होंगे वो बीडीएस डेंटल क्लिनिक सब ओपन ही है, बट एमबीबीएस पे फोकस होना चाहिए। अगर आपका एमबीबीएस समहाउ नहीं हो पाता है, राइट, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ रीजन, राइट, कंपटीशन कह लीजिए या फिर आपका जो फोकस था वो नहीं रह पाया, फोकस द की, आपका मोटिवेशन लेवल उतना नहीं रह पाया, तो गो फॉर द बायोटेक, जो कि अगली इंडस्ट्री है, राइट। बायोटेक इज गोइंग टू चेंज। आप कम्युनिटी देख लीजिए कि बायोटेक इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ने वाला है, तो बायोटेक के लिए जाइए, राइट। और इवन यू लोग नो आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर द बायोटेक, तो आप फार्मा को अपना करियर बना सकते हैं। तो ये दो सेक्टर्स आपके ऊपर है फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। आई होप हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, राइट। तो अभी एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, वो ये पूछ रहा है कि मेडिकल सॉरी इंजीनियरिंग के लिए कोई नई स्ट्रीम्स हैं जो कि अभी ज़्यादा डिमांड पे हों? इंडस्ट्री की नई कुछ स्ट्रीम है, राइट। देखिए जो कोर इंजीनियरिंग है जिसको हम कहते हैं, वो जो है आपका मैकेनिकल है, कोर है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, राइट। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, राइट, इसी। बट जो ट्रेनिंग अभी जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है जहाँ पर बच्चा जा सकता है, राइट, वो डोमेन स्पेसिफिक स्ट्रीम है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपके फादर आज आईओसीएल में है, राइट, और मे बी रिलायंस पेट्रोकेमिकल में है, और मे भी किसी पावर सेक्टर में है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर, पावर सेक्टर, पेट्रोल सेक्टर में है, तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक कोर है, तो इट इज ग्रोइंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आप देखेंगे सऊदी में या मिडिल ईस्ट कंट्री में सबसे डिमांड है, और पेट्रोल ऐसी चीज है, आई अंडरस्टैंड कोविड-19 में अभी पेट्रोल की डिमांड नहीं है, बट फ्यूल की डिमांड हमेशा रहेगी रहेगी, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल के लिए हो, व्हीकल के लिए हो, राइट, रिसोर्सेज के लिए हो। तो आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर ऊपर है। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक में आपका आ जाता है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, राइट, बट इन द डोमेन स्पेसिफिक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, राइट। ये दो सेक्टर कोर कर बहुत ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं, राइट। अगला एक इंजीनियरिंग में आ जाता है डिजाइनिंग। तो लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग डिजाइनिंग कौन सा, तो कल को मान लीजिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइनर मिलना इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाता है,
आईफोन क्यों फेमस है? बिकॉज उसका लुक, उसका डिजाइनिंग, राइट? तो डिजाइनिंग, इवन कोई आप स्नैपचैट हम सब यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, क्यों? उसका डिजाइनिंग, लुक एंड फील। तो ये कुछ सेक्टर है जहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं। और अगेन मैं वही कहूंगा कि डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल आज के टाइम में बिल्कुल ऑलमोस्ट कोई जाता नहीं है, बट आपको आईसीटी मुंबई अगर मिल रहा है तो गो हेड। आईसीटी मुंबई वो है जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, एक दूसरे एक नॉन मीडिया का स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी से बेटर उनका रहता है, राइट? केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अब यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग आईसीटी मुंबई मिल रहा है तो गो हेड फॉर द आईसीटी मुंबई। एक क्वेश्चन आया है बच्चे का कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्या क्या कैरियर ऑप्शन उसके पास हुए हैं जो कि मार्केट में प्लेसमेंट्स के लिए बेहतर रहेंगे? सॉरी, मैं एक बार रिपीट, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल हाँ हाँ। कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए उसके लिए अच्छे रहेंगे? अगर स्टूडेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाता है। उसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग अच्छा, के इंजीनियरिंग अलावा की, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन चूज कर सकते लॉ। बिकॉज इंडिया में लॉ, अगर आप बात करेंगे, किसी बच्चे से पूछेंगे कि टॉप आईटी कंपनी कौन सी है, कोई बता सकता है, राइट? टॉप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको ऑटोमोबाइल कंपनी बता सकता है, बट लॉ फर्म कोई नहीं बता पाएगा, राइट? एजेड पार्टनर, लुथन लुथरा, राइट, अमर मंगल दास। लॉ फर्म इंडिया में टॉप लॉ फर्म सिर्फ 10-15 ही है जो टॉप लॉ फर्म, बट लॉयर इंडिया में 2 लाख है। बट कॉर्पोरेट लॉयर की कमी है। लॉ एक बहुत अच्छा सेक्टर है, कॉर्पोरेट लॉ। हर कंपनी में कॉर्पोरेट लॉ, लॉ का मतलब यही नहीं कि आपको मर्डर केस और सिविल केस में जाना है। लॉ का मतलब बहुत कुछ है, आपके एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट एग्रीमेंट, मर्जर एक्विजिशन, ये इसको हमें करना है। तो लॉ इज इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है। दूसरा हमारा जो सेक्टर आता है जो कि थोड़ा सा हॉटेस्ट और थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, वो है डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, राइट? डिजाइनिंग मतलब ये नहीं कि फैशन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है। आप एक अच्छी यूआई बना सकते हैं, उसकी डिमांड है कि नहीं। और अगला सेक्टर आता है बीएससी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता था, अभी तक ट्रेडिशनल मेथड चलता था, अब उसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही है। कैसे हमें, आप देखें काफी ज्यादा, अब जैसे कुछ स्टार्टअप है जो आपके डोर टू डोर मिल्क वगैरह दे जाते हैं, तो उनका बिल्कुल प्योर टूथ, मतलब वो फाइंड आउट कर लेता है बाय टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना इसमें पानी है, कितना न्यूट्रिशन इसमें किया गया है, राइट? बीएससी एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द कोर हॉट सेक्टर। और फोर्थ फोर्थ सेक्टर में रहता है, अगर आपको इसमें नहीं जाना, अगर आप एक स्टूडेंट है कि नहीं मुझे सिर्फ आर्ट्स में ही अपना एक, या फिर कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, तो बीबीए आप ऑप्शन चूज करते हैं। बट बीबीए आप डोमेन स्पेसिफिक ना करें, अभी अभी आप जनरल करें। जब आप पास आउट हो जाए तब उसके बाद चूज करें आपका इंटरेस्ट बेस। तो बीबीए को आप एज ए टेंट आप ले सकते हैं, राइट? आई होप मैं सारे आंसर्स आप लोग को दिए होंगे। और आप लोग को कैसा लगा ये सेशन, प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, राइट? और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं नेक्स्ट वेबिनार के लिए, आप कमेंट सेक्शन में रख के हमारी टीम रिसर्च करेगी और हम डेफिनेटली बहुत जल्दी उस सेमिनार के साथ आएंगे। आई होप। तो टाटा, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू अरुण। एंड जितने पेरेंट्स हैं उन सबको मेरा नमस्कार रिविटा की तरफ से। प्लीज आप लोग विजिट करिए रिविटा.com। तो कोई भी आपके डाउट्स है तो वहाँ पर हमारे जो करियर एक्सपर्ट है, सबका प्रोफाइल 5 years प्लस एक्सपीरियंस का प्रोफाइल है, सबने 1000 प्लस 2000 प्लस काउंसिलिंग कर चुके हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ पर मैं एज ए पर्सन मेंटर आपके लिए मेंटर कर पाऊँ, तो मैं एक सेशन लेता हूँ, तो उस सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।